चलिए देखिए बस अब सा तो आप लोगों का एक नया टॉपिक नाम है एक सब्जेक्ट ही पूरा, अंग्रेजी में इसे कहते हैं जियो, और इसका अर्थ समझा दिया था क्या? अर्थ समझा दिया गया था, ठीक है। तो अर्थ क्या होगा? इसको दो शब्दों से मिलके बना है, जियो और ग्राफिया। जियो और ग्राफिया। जियो का मतलब क्या होता है? भू होता है, या उसे ही क्या बोलेंगे? पृथ्वी, ठीक है। और ग्राफिया का मतलब क्या होता है? अध्ययन या फिर वर्णन। वर्णन क्या होता है? वर्णन। तो ग्राफिया का अर्थ होता है वर्णन। बहुत अंतर है, ठीक है। जब जियोलॉजी लिखेंगे तब क्या आएगा? तब पृथ्वी का अध्ययन, ठीक है। जूलॉजी नहीं, जियोलॉजी। और हाँ, जूलॉजी किसका हो जाता है फिर? बायो का। हाँ, तो यहाँ पर मैंने लिखा है जियोग्राफी, ठीक है। जियोग्राफी का मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन। अब पृथ्वी पर क्या क्या पाए जाते हैं बताएं आप लोग? पर्वत है, इसको हम एक पर्वत, पठार, नदी, यह सभी को हम क्या कहते हैं? स्थलाकृतियाँ। क्या कहते हैं? स्थलाकृतियाँ, ठीक है। स्थलाकृतियाँ हैं। हमारा वायुमंडल है, क्या है? वायुमंडल है। और क्या है? जीव जंतु हैं, जीव जंतु हैं। मानव खुद है, मानव कुछ क्रियाएं करता है। क्रियाएं क्या क्या क्या? आर्थिक क्रियाएं। क्या करता है? आर्थिक क्रियाएं। तो जैसे कृषि क्या है? आर्थिक क्रिया है, ठीक है। उद्योग क्या है? आर्थिक क्रिया। इन सभी चीज़ों का वर्णन जिस सब्जेक्ट में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? भूगोल। स्थलाकृतियों में क्या क्या आता है? पर्वत, पठार, नदियाँ, यह सभी, झील, झाड़ियाँ, सभी किस में आते हैं? स्थलाकृति। अच्छा, झाड़ी नहीं, झील, ठीक है। स्थलाकृति मतलब जो भू की सतह पर यानी पृथ्वी की सतह पर जो चीज़ें, जो स्थलाकृतियाँ देखने में नजर आती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? जो आकृतियाँ नजर आती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्थलाकृतियाँ। क्या कहते हैं? स्थलाकृतियाँ, ठीक है। देखिए तो हाँ सब, अब देखें इसके बाद ये सभी आप जान चुके थे तो इसमें ज़्यादा। अच्छा, भूगोल का जनक किसे माना जाता है ये बताएं? हिकैटियस। किसे माना जाता है? हिकैटियस, ठीक है। और भूगोल के बारे में जो किताब लिखी गई थी किसने लिखा था? इरेटोस्थनीज। क्या लिखा था किताब को? इरेटोस्थनीज नहीं, हिकैटियस ने बुक का नाम क्या लिखा था? जस पेरियोडिस। जस पेरियोडिस। छोड़िए, आप लोगों को नहीं पढ़ना। आप लोगों के भूगोल में जो सबसे पहले एनसीईआरटी के अनुसार जो चैप्टर्स हैं हम सब वो देखते हैं जो हम लोगों को किस में पढ़ना है, जो हम लोगों को 10th में पढ़ना है। तो ठीक है, सबसे पहला चैप्टर आपको मिलेगा संसाधन। क्या मिलेगा? संसाधन। तो पहला चैप्टर जो है, पहले एक खाका बनेगा केवल चैप्टर का। तो पहला चैप्टर आपको मिलेगा संसाधन एवं, और यह क्लास 10th का आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, ध्यान। तो संसाधन व विकास। अच्छा ये बताएं, ये चीज़ यहीं से बताएं, संसाधन के बिना क्या विकास संभव है? नहीं संभव है, ठीक है। अगर किसी के पास लोहा नहीं है तो क्या लोहे की सामान वह बना पाएगा? ठीक है। तो अगर किसी के पास पेट्रोल नहीं है, कोयला नहीं है, तो उसका बिजली का उत्पादन हो पाएगा, पूर्ति हो पाएगी? नहीं। तो संसाधन बहुत ही क्या है? आवश्यक। संसाधन क्या है? बहुत आवश्यक। किसी देश के विकास के लिए किसकी आवश्यकता सबसे पहले पड़ेगी? संसाधन। और संसाधन कोई वस्तु अपने आप नहीं होती, उसे बनाने वाला कौन होता है? मानव। संसाधन बनाने वाला उसे कौन होता है? मानव। तो मानव संसाधनों का निर्माण करता है, तो इसलिए कहा जाता है संसाधन कोई प्रकृति की देन नहीं है। प्रकृति की संसाधन कोई देन नहीं है, यानी प्रकृति का उपहार नहीं है, बल्कि प्रकृति की देन मतलब क्या है कि प्रकृति की कोई उपहार नहीं है संसाधन, बल्कि मानव इसे क्या करता है? वस्तुओं को संसाधन में परिवर्तित करता है, ठीक है। तो पहला चैप्टर हो गया कौन सा? संसाधन। पहला चैप्टर हो गया संसाधन। दूसरा पढ़ेंगे वन एवं वन्य जीव संसाधन। वन एवं वन्य जीव संसाधन। बात ना करेंगे तो अच्छा रहेगा। अब बताएं, वन एवं वन्य जीव संसाधन माने क्या हो जाएगा? वन माने जंगल हो गया, आपका वन हो गया, ये सब हो गया। और उसमें पाए जाने वाले जीव जंतु क्या कहलाएंगे? वन्य जीव। वन्य जीव, ठीक है। शेर, चीता, बाघ, बिल्ली, ये सभी किस में आ जाएंगे? वन्य जीव, ठीक है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसी में एक चीज और पढ़ेंगे हम लोग, जो कि एक क्वेश्चन वहां से पक्का रहेगा। यहाँ से IUCN की रेड लिस्ट,
क्या होता है? IUCN की रेड लिस्ट जब पढ़ाएंगे तब देखिएगा, अभी ना देखें। रेड लिस्ट, इसे रेड डाटा बुक बोलते हैं, रेड डाटा बुक। यहां से भूगोल में आपका एक क्वेश्चन पक्का है, समझ लीजिएगा। लेकिन ये सेकंड चैप्टर में, किसमें है? सेकंड चैप्टर में। फिर तीसरा चैप्टर हम लोग देखेंगे, उस तीसरे चैप्टर का नाम है जल संसाधन। पूरा आपका जो भूगोल है ना, संसाधन पर ही निर्भर है। 10 का क्या है? जल संसाधन। अब बताएं, जल ही जीवन है। तो अगर यह जीवन है तो संसाधन मेनली होता क्या है? अगर किसी को परिभाषा हो तो बताएं। संसाधन की परिभाषा बिना चिल्लाए, अगर किसी को पता है तो हाथ उठा दें। हाँ बोलिए। जो भी चीजें पाए उसे साधन कहते हैं, उनसे उसका प्रयोग करते हैं, उसे संसाधन। ठीक है, बैठिए। और कोई बोलिए। जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है उसे संसाधन। ठीक है, बहुत सही, बैठ जाइए। तो जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करे उसे क्या कहेंगे? संसाधन। ठीक है, बोल दीजिए, आप भी बोलिए। आप वित्त में वे सभी विद्यमान वस्तुएं जो मानव अपनी आवश्यकता अनुसार उसे अपने उपयोगी बनाता है, संसाधन कहलाता है। ठीक है, ठीक है, जिमरमैन का कथन है, संसाधन होते नहीं बनाए जाते। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और महात्मा गांधी का भी एक कथन है कि संसाधन सभी की आवश्यकताओं को पूरी कर सकते हैं। हमारे पास इतने संसाधन हैं, लेकिन किसी की लालच को पूरी करने के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है, तो जल संसाधन देखेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कृषि। क्या देखेंगे? कृषि। अब बताएं, इस समय हमारे लिए भोजन का आधार क्या है? कृषि है। तो कृषि से भोजन भी मिलता है, व्यापार के लिए भी फसलें उगाई जाती हैं। जैसे कॉफ़ी उगाएगा कोई तो किस लिए उगाएगा? पीने के लिए। चाय उगाएगा तो किस लिए? बेचने के लिए। गन्ने की भी खेती ज़्यादातर आजकल किसके लिए होती है? व्यापारिक कृषि कहते हैं। तो कृषि में हम कई प्रकार पढ़ेंगे और यहाँ पे जानेंगे कृषि के प्रकार जानेंगे। कृषि के प्रकार जानेंगे। एक जानेंगे, आप लोगों ने सुना होगा दहन, कर्तन एवं दहन कृषि, कभी सुना होगा। ठीक है, स्लैश एंड बर्न कृषि, काट कर पेड़ों को काट दिया जाता है, फिर जला दिया जाता है, वही उसकी प्राकृतिक खाद के रूप में कार्य करते हैं। कुछ साल उस पर खेती की जाती है, फिर उसे छोड़ दिया जाता है, फिर से नए जंगल को काटा जाता है, फिर उस पर खेती होती है उसी प्रकार। और इसी प्रकार से यह क्रिया चलती रहती है और इसे झूम कृषि कहा जाता है। सुने हैं? यह 2 नंबर का पक्का आएगा, झूम कृषि। 2 नंबर के लिए झूम कृषि आपका पूछना तय रहता है लगभग। चलिए, तो कृषि के हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रकार। और भारत में एक चीज पढ़ेंगे, सस्य प्रारूप। सस्य प्रारूप, बार बार आज ना बोलना पड़े, शांत रहें। ठीक है, तो सस्य प्रारूप पढ़ना। भारत में 3 प्रकार की सस्य, 3 रूपों में जो होती हैं फसलें बोई जाती हैं, 3 ऋतुओं में। एक होती है रबी की फसलें, और एक होती है खरीफ, और एक होती है जायद। ठीक है, जायद दोनों के बीच में बोई जाती है। कब? रबी और खरीफ। तो जायद में कौन शामिल होता है? खीरा, ककड़ी, जो सलाद वाली सब्जियां ज़्यादातर होती हैं वह किस में शामिल हो जाती हैं? जायद में। तो यह हम कृषि में देखेंगे, कृषि में देखेंगे। इसके बाद खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। खनिज एवं, 5वां चैप्टर रहेगा खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। अब बताएं, खनिज में आप लोग यह चीज जानते होंगे कि लौह अयस्क, यह सभी सुने थे ना? केमिस्ट्री में पढ़े हैं। बॉक्साइड अयस्क सुने हैं? बॉक्साइड किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का। तो इस प्रकार से हम देखेंगे खनिजों के बारे में कुछ, और देखेंगे ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन में कौन आता है? कोयला है, पेट्रोलियम है, ठीक है, प्राकृतिक गैस है। इन सभी के बारे में हम कहाँ देखेंगे? खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। जो खनिज आएंगे इसमें हम देखेंगे लौह खनिज और अलौह खनिज, लौह खनिज और अलौह खनिज। ठीक है, तो इसमें देखेंगे। अब देखें, इसके बाद जो अगला चैप्टर, एक एक चैप्टर को तो पढ़ना है, केवल अभी नाम लिख रहा हूं कि कौन कौन से चैप्टर हैं। एक है विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण उद्योग, इसी को हम इंडस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडस्ट्री। मतलब जहां पर कोई आप सामान ले जाकर नए रूप में ढालते हैं। जैसे आपके घर पर गेहूं पैदा हुआ, कोई खरीद कर उसे ले गया, उससे आटा बनाया, उसके बाद कोई कंपनी ले गई, उससे क्या बनाई? उससे बिस्किट बनाई। तो वह जो बिस्किट का जो बनने का प्रोसेस है जहां हो रहा है उसे क्या कहेंगे? विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण उद्योग। सड़क बनाने का कार्य भी क्या है? विनिर्माण उद्योग। भवन निर्माण का कार्य क्या है? विनिर्माण उद्योग। ठीक है, इस तरह से हम लोग विनिर्माण उद्योग को पढ़ेंगे जब आएगा तब। एक जो आखिरी चैप्टर रहेगा 7वां, वह है सड़क, जो आपकी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। 7वां, हाँ, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। राष्ट्रीय
अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। अब बताएं, हमारे देश की अर्थव्यवस्था यानी जो पैसे का तंत्र है, यानी कि जो पैसे की जो पूरी प्रक्रिया है, कैसे कोई पैसे कमा रहा है, कहाँ से आ रहा, उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका है? यह जो जीवन रेखाएं कहा गया है ना, इसे कहा गया परिवहन तंत्र को। किसको कहा गया है? परिवहन तंत्र को। हमारे देश में परिवहन कितने प्रकार के हैं? तो एक है सड़क परिवहन, और एक है जल परिवहन, और एक क्या है? वायु परिवहन। तो इन तीनों परिवहन हम देख सकते हैं। नदियों में किससे चलेंगे हम लोग? नाव से, ठीक है, जल परिवहन। और रोड पर सड़क परिवहन हो गया, और ऊपर हवाई जहाज से जा रहे हैं तो वायु परिवहन, ठीक है। यह है आपके टोटल 7 चैप्टर। पहला एक बार चैप्टर फिर से बोलेंगे, क्या है? संसाधन व विकास, संसाधन व विकास। इसके बाद दूसरा चैप्टर है वन एवं वन्यजीव संसाधन। इसके बाद जल संसाधन, कृषि है, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, विनिर्माण उद्योग और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, बहुविकल्पी में ज़्यादा बनने का चांस होता है कि हमारे देश का सबसे लंबा राष्ट्रमार्ग कौन सा, राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है कि भारत का सबसे लंबा जल मार्ग कौन सा है, ठीक है। तो इसी प्रकार से कई क्वेश्चन बनेंगे, तो वहाँ पे देखेंगे, अभी यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है। हम लोग आते हैं अपने पहले चैप्टर की ओर। हम लोग आते हैं अपने पहले चैप्टर की ओर। पहला चैप्टर है क्या? संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास। पहले हम दोनों शब्दों को समझेंगे, उसके बाद चैप्टर शुरू करेंगे। दोनों शब्दों को समझना है, ठीक है। किसको किसको? संसाधन और विकास। देखिए, संसाधन एवं विकास। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है अध्याय 1। अध्याय 1 में संसाधन एवं विकास। अंग्रेजी में जानना चाहें तो इसको कहते हैं रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, ठीक है। अब देखें, अब सबसे पहले संसाधन की परिभाषा तो आप लोग अभी जान लिए कि संसाधन किसे कहते हैं, कि जो मनुष्य की, जो भी वस्तुएं मनुष्य की आवश्यकता को थोड़ा भी पूरा कर देंगी ना, क्या कहलाएंगी? संसाधन कहलाएंगी। और संसाधन बनाने का उसे काम कौन करेगा? मानव। तो अगर संसाधन बनाने का काम मानव कर रहा तो मानव भी एक क्या है? संसाधन। मानव भी क्या है? एक संसाधन, ठीक है। पहले आइए इन दोनों शब्दों को समझ लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, संसाधन, ठीक है। तो संसाधन अगर हम जाने किसे कहेंगे, तो वे सभी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं की क्या करती हैं? पूर्ति करती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? संसाधन। तो वस्तुएं, संसाधन वस्तुएं हैं। संसाधन क्या हैं? वस्तुएं हैं जिनसे मानव की आवश्यकताओं की क्या होती है? मानव की आवश्यकता पूर्ति होती है। अभी कुछ भी लिखना नहीं है आप लोगों को, आवश्यकता की क्या होती है? पूर्ति होती है, ठीक है। तो वे वस्तुएं जिनसे मानव की आवश्यकता की पूर्ति होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? संसाधन। अब बताएं, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, जैसे कार की ज़रूरत है, तो कार लेने जाएंगे, कार बनाएगा कौन? मानव। तो मानव ही मानव की आवश्यकता को पूर्ति कर रहा है, तो मानव भी एक क्या है? संसाधन। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो आप लोग मुझसे क्या कर रहे हैं? ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। मैं भी आपके लिए क्या हूं इस समय? संसाधन, ठीक है। तो संसाधन वे सभी वस्तुएं हैं। वस्तुएं कहने का मतलब है ना, तो यहाँ पे सभी लोग शामिल हो जाएंगे। वस्तु है, जीव जंतु सब इसी में आ जाएंगे, ठीक है। तो वस्तु शब्द का सामान्य रूप में एक छोटा अर्थ नहीं है, व्यापक अर्थ है, बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा अर्थ है, ठीक है। इसमें सभी शामिल होंगे जो आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए थोड़ा भी महत्व दिखाएंगे। तो वस्तुएं जिनसे मानव की आवश्यकता की क्या होती है? पूर्ति होती है, उसे हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संसाधन, ठीक है। अब देखें, इसके बाद जो है, इसके बाद आप जाने एक शब्द दूसरा आ गया था, क्या? विकास। और अंग्रेजी में इसे क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट। डेवलपमेंट, इसको समझिए। इसके साथ में एक शब्द और चलता है, वह भी यही समझा देता हूं, समृद्धि। क्या चलता है? आप यहाँ पे ना थोड़ा सा इकोनॉमिक्स की तरफ हम लोग जा रहे हैं, लेकिन शब्दों को समझना जरूरी है, इसलिए बता रहा हूँ। इसको समृद्धि को ग्रोथ कहते हैं, विकास को क्या कहते हैं? डेवलपमेंट, ठीक है। देखने में दोनों लगेगा कि एक समान है। समृद्धि माने भी बढ़ना होता है, विकास माने भी क्या होता है? बढ़ना होता है। लेकिन समृद्धि माने क्या होता है? जैसे
आपको याद हो तो आपने जीडीपी का नाम सुना था। किसी देश के अंदर जितना भी उत्पादन होता है, अगर उसका हम सब मूल्य जोड़ दें, उसको क्या कहते हैं? जीडीपी। तो अगर किसी देश में केवल पैसे की वृद्धि हो रही, कमाई में वृद्धि हो रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं? जीडीपी या फिर समृद्धि। जीडीपी का बढ़ना या फिर क्या कहते हैं? समृद्धि। लेकिन अगर आपके पास पैसा बढ़ रहा है, जैसे कोई व्यक्ति है, घर में पैसा कमा रहा है, लगभग 1 लाख रुपए महीने कमा रहा है। कितना कमा रहा है? महीने में 1 लाख, 1 लाख पर महीना कमा रहा कोई व्यक्ति। ध्यान दें, पहले समझिए, अगर कोई व्यक्ति 1 लाख पर महीना कमा रहा है और वह खर्च मात्र कर रहा है, किसी तरह से केवल काम चलाऊ खर्च कर रहा है, बाकी पैसा बचा रहा, यह 5,000 में महीना निकाल देता है। 5 रुपये में कहाँ निकाल पाएगा? ठीक है, तो 5,000 में महीना अपना क्या करता है? निकाल लेता है। और 95,000 क्या कर रहा? बचा रहा। 95,000 क्या कर रहा है? बचा रहा। बेचारा शरीर से सिकुड़ता जा रहा है। ठीक है, लग रहा है कि अब मर जाएगा, अब मर जाएगा। ना खाने पर ध्यान है, ना किसी और पहनावे पर ध्यान, ना किसी चीज़ पे ध्यान नहीं है उसका, केवल पैसा बचा रहा, पैसा बचा रहा है। तो उसके पास केवल क्या बढ़ रहा है? पैसा, यानी उसकी जीडीपी बढ़ रही है, यानी उसका पैसा। जीडीपी देखिए पूरे देश के लिए यूज की जाती है। ठीक है, हम एक व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं, तो उसका पैसा तो बढ़ रहा है, खर्च जो कर रहा है अपने ऊपर वह बहुत कम कर रहा है, और उसका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। ठीक है, और ना ही अपने बच्चों को सही से शिक्षा दे रहा है, तो उसके ना स्वास्थ्य आ रहा, ना शिक्षा आ रही है, बाकी जो भी चीज़ें इनसे संबंधित रहेंगी वह सभी धीरे धीरे क्या चली जाएंगी? नीचे। आपने गांव में कई लोगों को ऐसे देखा होगा जो अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। ठीक है, जितना कम में हो सकता है काम चलाना चाहते हैं। ठीक है, ऐसे लोग होते हैं। तो वे लोग क्या कर रहे हैं? वो पैसा बचा रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? पैसा बचा रहे हैं। वो पैसा तो बचा रहे हैं, लेकिन उनको क्या स्वास्थ्य, अच्छा बीमार पड़ेंगे तो झोला छाप के यहाँ भाग जाएंगे। और फिलहाल आज की झोला छाप ठीक ही है, आज के वैसे लुटेरे डॉक्टरों से। ठीक है, कई झोला छाप डॉक्टर ज़िंदगी बचाए हुए हैं भारत के लोगों की। ठीक है, नहीं तो इतना गरीब व्यक्तियों के लिए झोला छाप ही क्या है? वरदान है। और बाकी हाँ, समय पर उपलब्ध भी हो जाते हैं। और नहीं तो पता चला कोरोना काल में ना यही भारत के गाँव को बचा लिए। कोरोना में झोला छाप डॉक्टर जो थे वही क्या कर लिए? भारत को बचा लिए, अन्यथा कई गांव में भी बड़ा खतरा रहता। ठीक है, ध्यान दें, अब ध्यान दीजिएगा। अब बताएं, यह व्यक्ति केवल कमा रहा है, ना स्वास्थ्य पे, ना शिक्षा पे, ना कुछ खर्च नहीं कर रहा। ठीक है, पता चला केवल 2 रोटी खाना, 1 रोटी में काम चला रहा है। लड़के बच्चों कह रहा है बेटा चावल खा लो, 2 चावल खा लो, 2 चावल बस। ठीक है, अब उसके बाद ऐसे व्यक्ति मैनेज करेगा, तो बताएं पैसा तो बढ़ जाएगा उसके पास, लेकिन शिक्षा है, स्वास्थ्य है, यह सभी उसका क्या हो जाएगा? नीचे डाउन चला जाएगा। और यह चीज़ विकास की तरफ नहीं ले जाती, केवल ग्रोथ की तरफ ले जाती है। विकास तब होगा जब आप हर प्रकार से बढ़ें, शिक्षा भी अच्छी हो, स्वास्थ्य भी अच्छा हो। ठीक है, घर में सभी लोग स्वस्थ हों, यह सभी जो चीज़ें होती हैं यह आपको किस तरह ले जाती हैं? विकास। ठीक है, अब बताएं भारत में कहा जाए जीडीपी भारत की बहुत ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा। इस समय भारत जो है ना 3रे नंबर पे आता है जीडीपी के मामले में। ठीक है, पहले पे अमेरिका, ठीक है, फिर चाइना, ठीक है, फिर भारत, फिर जापान। ध्यान दें, अब रूस नीचे। अभी देखिए, अब ध्यान दीजिए, पहले मैं बोलूँ? चलिए अब बात करते हैं कि विकास क्या है। तो भारत अगर केवल पैसा बढ़ रहा हो, भारत के पास केवल पैसा बढ़ रहा हो, यहाँ लोग गरीब हो रहे हों, रोज़गार किसी को ना मिल रहा हो। ठीक है, जैसी सिचुएशन आज आप देख सकते हैं। ठीक है, तो रोज़गार ना मिल रहा हो, लोग अच्छे से कपड़े पहन नहीं पा रहे हो, तो अब बताएं भारत की तो जीडीपी बढ़ी, समृद्धि हो गई भारत में, लेकिन क्या नहीं हुआ? विकास नहीं हुआ। तो इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी हम लोगों को ना बहुत कुछ सिखाती है। और जो लोग दौड़ते हैं धर्म का नाम झंडा लेकर ना, उन लोगों का सबसे वीक पॉइंट क्या होता है? ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। अगर जिसने ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ ली ना, धर्म का झंडा लेके जल्दी नहीं घूमेगा। और इकोनॉमिक्स अगर अच्छे से पढ़ ली तो कभी धर्म का झंडा लेके नहीं घूमेगा, नहीं कहेगा कि नहीं मेरी मांगे पूरी करो, जिंदाबाद जिंदाबाद, फलाना ठिकाना जिंदाबाद। ठीक है, तो इस तरह हाँ, धर्म के नाम पे वोट दो, हम तुम्हारी जाति के हैं इसलिए तुम हमें वोट दो। तो ऐसा करने वाले जो होते हैं वो किसी तरह से पढ़े लिखे नहीं होते हैं। अगर पढ़े लिखे भी होते हैं तो अगर इकोनॉमिक्स नहीं पढ़े हैं तो वो इस बात को समझ नहीं पाते। ठीक है, देखिए अब आते हैं हम लोग सीधे विकास, समृद्धि और विकास समझ में आया। अगर केवल पैसा बढ़ रहा है तो क्या है?
समृद्धि है। क्या है? समृद्धि। क्या है? समृद्धि। और अगर पैसा बढ़ने के साथ साथ आपके पास और क्या बढ़ रहा है? पैसा बढ़ने के साथ साथ आपका शिक्षा, स्वास्थ्य सब पर खर्च बढ़ रहा है, तो आपका क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। ठीक है, तो हमें पढ़ना सबसे पहले संसाधन। क्या पढ़ना है? संसाधन, रिसोर्सेस। संसाधन क्या होते हैं? तो परिभाषा साथ में लिखेंगे, लिखिए। हाँ, और बिना बोले लिखें, इतना खबड़ाए ना। वे वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं की, वे वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, संसाधन कहलाते हैं। संसाधन कहलाते हैं। वे वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, संसाधन कहलाती हैं। ठीक है, जैसे आप लोग बताइए, कुछ भी बोलिए जो आपके लिए उपयोगी हो। कोयला, चलिए कोयला है। हाँ, कोयला है, बल्ब है, पंखा हो गया, और सरिया, ईंट। चलिए, सब चीजें आपके लिए संसाधन है जो दिख रही हैं आसपास। बस। हाँ, मैं भी हूँ। हाँ, बहुत है, भूमि है। हाँ, तो हर साइकिलियो हो। संसाधन, कोयला, बल्ब, पंखा, ईंट आदि। ऐसे कर लीजिए। अच्छा, संसाधन किसी वस्तु को बनाने के लिए, संसाधन कोई चीज होती नहीं है, उसे क्या करना पड़ता है? बनाना। तो एक आप लोग यह जाने, अगर एक चित्र से समझें, कोई वस्तु संसाधन कब होगी? संसाधन कहाँ से प्राप्त होते हैं? प्रकृति से। कहाँ से प्राप्त होते हैं? प्रकृति। ठीक है, लोहा हमें प्रकृति से प्राप्त हो गया। अब इन्हें कहाँ ले जाएंगे? कंपनी में। कहाँ ले जाएंगे? कंपनी में, फैक्ट्री में। कहाँ ले जाएंगे? फैक्ट्री। फैक्ट्री के लिए हम बोल देंगे संस्था। क्या बोल देंगे? इंस्टीट्यूशन। क्या बोल देंगे? इंस्टीट्यूशन। संस्था में ले जाएंगे, और संस्था में क्या होगी? तकनीक। क्या होगी? तकनीक। और उस तकनीक के माध्यम से हम इसका उपयोग करेंगे, फिर यह क्या कहलाएगा? संसाधन। जैसे हमें कार बनानी है, हमें चाहिए स्टील। क्या चाहिए? स्टील। प्रकृति में जाएंगे, पहले लोहा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? लोहा। संस्था में ले जाएंगे, उससे स्टील बनाएंगे, और स्टील से बनाएंगे तकनीक के साथ क्या? कार। क्या बनाएंगे? कार। अब यह कार जो बनेगी वह हमारे लिए क्या होगी? क्या बनेगी? संसाधन। ठीक है, फिर सुने, हमने प्रकृति से क्या निकाला? लोहा। संस्था में ले गए, इससे क्या बनाया? स्टील। और इसी संस्था में स्टील से तकनीक लगाकर क्या बनाया? कार। और कार से, कार हमारे लिए क्या हो गई? अब संसाधन। आई बात समझ में? तो लोहा भी संसाधन है, स्टील भी संसाधन है, और कार भी क्या है? संसाधन है। याद रखेंगे इतना। तो यह बताएं कि किसी वस्तु को अच्छा, इसके बीच में संसाधन बनाने के लिए इसके केंद्र में कौन होना चाहिए? मानव। मानव ही इसे क्या बनाएगा? संसाधन। हाँ, स्टील लोहे से बनता है। ठीक है, तो नीचे यह है ना, यह उतार लिए होंगे, यह लिखे होंगे, और यह भी लिखिएगा, और साथ में यहां पर लिखिएगा नोट। और नोट क्या होगा? तो हाँ, यह चित्र बनाकर नोट क्या होगा? कोई वस्तु संसाधन, या कोई वस्तु जो है संसाधन होती नहीं, बल्कि उसे क्या किया जाता है? बनाया जाता है। या ऐसे लिख लेंगे कि जो संसाधन है वह ईश्वरीय देन नहीं है, प्राकृतिक देन नहीं है। संसाधन कोई प्रकृति की देन नहीं है, कोई प्राकृतिक उपहार नहीं है। ऐसे लिखेंगे, कोई प्राकृतिक उपहार नहीं। देन तो है लेकिन उपहार नहीं है, प्राकृतिक उपहार नहीं है। संसाधन कोई प्राकृतिक उपहार नहीं है, बल्कि मानव वस्तुओं को संसाधन में परिवर्तित करता है। परिवर्तित करता है। संसाधन कोई प्राकृतिक उपहार नहीं है, बल्कि मानव वस्तुओं को
संसाधन में परिवर्तित करता है। बताएं, किसी संसाधन को प्राप्त करने के लिए केंद्र में कौन आएगा? मानव। मानव जाएगा, प्रकृति से लाएगा, कहाँ ले जाएगा? संस्था में। और संस्था में मानव ही किसका उपयोग करेगा? तकनीक का। और उससे क्या बना देगा फिर? संसाधन। जैसे प्रकृति ने आपको नहीं दिया है कि लोहा लो बाबू, लोहा लो और ये तुम्हारे लिए उपहार है, ये तुम्हारे लिए संसाधन है। जब तक हम लोहे का उपयोग टांगी बनाएंगे नहीं, जब तक कुल्हाड़ी नहीं बनाएंगे, जब तक खुरपा नहीं बनाएंगे, फाड़ा नहीं बनाएंगे, या फिर कार नहीं बनाएंगे, साइकिल नहीं बनाएंगे, तब तक क्या वह लोहा हमारे लिए उपयोगी है? नहीं है। इसलिए उपहार प्रकृति ने उपहार नहीं दिया, प्रकृति के पास है, हमने लिया और उससे जो बनाया वह है संसाधन। ऑक्सीजन भी हमारे लिए संसाधन है, हमारे जीवन की। बनाने की बात कहाँ है? ठीक है, बनाने की बात नहीं है यहाँ पे। हाँ, जो आपसे यूज हो रहा है। अब आप बता रहे हैं, आप अपने नकिया से कह रहे हैं नहीं ऑक्सीजन में लेके जाना। ऑक्सीजन के साथ कई गैसें अंदर जाती हैं, फेफड़ा रोक लेता है, ऑक्सीजन को अंदर जाने देता है। ठीक है, मिट्टी उट्टी भी जाती है। मिट्टी उट्टी कहाँ रुक जाती है? आपको पता है ना, नाक में क्या पाया जाता है? म्यूकस। छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं, बायोलॉजी में पढ़े थे ना। जो नाक में वही जो जम जाता है। फिर समझदार है? नहीं, जुखाम से पहले ही निकाल देते हैं खींच खींच के। ठीक है, मैंने एक बार एक जिक्र किया था ना, एक लड़की थी और उसका हस्बैंड था साथ में। तो क्या किया, लड़की चॉकलेट खा रही थी, उसके बाद नाक में ऐसे ऐसे करके चॉकलेट छील के खा रही थी। उसका पति आया, कहीं तुम भी लो। उसके बाद पति देख लिया था कोने से, कहा नहीं नहीं तुम खाओ। लिख लें इसको, आगे बढ़े। स्वाद बढ़ गया। चलिए, अब हम बात करेंगे बात ना करें अब। देखिए, संसाधन के प्रकार। संसाधन के अब इसको पहले ध्यान से देखिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनना बहुत 6 नंबर का बनेगा। क्वेश्चन कितने नंबर का बन जाएगा? 6 नंबर। 4 नंबर या 6 नंबर के बनेंगे क्वेश्चन। तो यहाँ पे अच्छे से देखें, संसाधन के प्रकार। छोटी सी विषय बना लीजिए, जो सब्जेक्ट पढ़ा दूंगा बना लीजिए। 10-15 वाली काफी बना लीजिए। ये तो 10 वाली बनाएंगे तो भूगोल पूरा आ जाएगा, उस पर नहीं आएगा। हाँ, ध्यान दें। देखिए, हे देवी देवताओं, मेरे को सुने। इसको समझाने से पहले ना एक चीज बताइए, यह क्या बना दिया? छोटा सा बच्चा दिख रहा है क्या? ठीक है, यह है, अरे समझिए ना, ये बच्चा है। बच्चा यह हो गया उत्पन्न। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद इसके मम्मी पापा आ जाएंगे। इसके मम्मी पापा आएंगे। कौन आएगा? मम्मी पापा आएंगे। अरे मम्मी पापा, बच्चा पैदा हो गया, मम्मी पापा आ गए, बेटा हमारा है, हमारा बेटा है। ठीक है, अब बीच में यह है गोल मटोल, कुछ और लग रहा है, अमीबा। ठीक है, देखिए, बच्चा आ गया, इसके मम्मी पापा आ गए, कह रहे हैं हमारा बेटा, अधिकार जमा रहे हैं अपने बेटे पर। अभी बेटा क्या हुआ है? पैदा हुआ है। और यहाँ पर इसके मम्मी पापा आ गए अधिकार के लिए। अब बच्चे का क्या होगा? अब बच्चा बड़ा होगा धीरे धीरे, मम्मी पापा से यहाँ से निकल के आएगा, यहाँ आएगा, तो बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो गया। बच्चा बड़ा हो गया, थोड़े बार भी आ गए। ठीक है, बाद में मेरे जैसा होगा तो गायब हो जाएगा। अभी देखें, इसके बाद बच्चा बड़ा हुआ तो इसका क्या हो रहा है? अच्छा, बड़ा हो रहा, खाना पीना खा रहा, शिक्षा ग्रहण कर रहा है, तो इसका वृद्धि नहीं हो रहा, क्या हो रहा? विकास हो रहा। विकास हो रहा। और फिर अंत में ऐसा समय आएगा, चार कंधे पे जाएगा। आई बात समझ में? अब 4 कंधे और दूध पीछे छिपे हुए हैं, दिख नहीं रहे हैं। ठीक है, 4 कंधे पे, यानी कि समाप्त हो गया। यानी कि क्या हो गया? समाप्त। अब देखिए, सुन लीजिए,
4 रूप से संसाधनों के बांटने का तरीका है, अगर जान गए तो बहुत अच्छी बात है। मैंने चारों लिखा है, मैंने चारों लिख दिया है। तो कोई भी संसाधन पैदा होने का मतलब जन्म, यानी जन्म माने उत्पत्ति। तो पहले संसाधन का प्रकार बनेगा किस आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। 4 आधार पर बांटा जाएगा। सबसे पहले किस आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। इसके बाद आएगा स्वामित्व। स्वामित्व माने अधिकार, स्वामित्व माने अपना अधिकार। स्वामित्व के आधार पर। देखिए अगर ऊपर वाला हिस्सा समझ लिए ना तो नीचे वाला समझना आसान होगा। स्वामित्व के आधार पर। फिर से बताएं, एक हो गया जन्म हो गया, तो जन्म के आधार पर यानी उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर माने किस से बना है? जीवित है या मृत है, यानी जैव है कि अजैव? जैव है कि अजैव? जैव। जैव माने जीवन है कि नहीं, और अजैव माने जीवन नहीं। जैव माने जीवन, अजैव माने बिना जीवन। जैसे मैं क्या हूं, आप क्या हैं? जैव संसाधन, क्योंकि आप में क्या है? जीवन। पशु पक्षी पौधे ये सभी क्या हैं? जैव संसाधन, क्योंकि इनमें भी क्या है? जीवन है। आई बात समझ में? इसके बाद बताएं, अजैव। चट्टान क्या है? अजैव। ईंट क्या है? अजैव। तो ये सभी संसाधन जो हो जाएंगे अजैव। इस 2 आधार, उत्पत्ति के आधार पर कि इनका जो जन्म है इनमें जीवन है कि नहीं, मतलब कि इसमें जीवित तत्व पाए जाते हैं कि नहीं, इस तरह से देखेंगे। ठीक है, जीवन है कि नहीं इसके आधार पर हम क्या बांट लेते हैं? जैव और अजैव, बस इतना जाने। स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर कोई कहे ना हमार खेत, तब तक कोई कहे हमार खेत, और बाद हो जाएगी मार, और बाद आएगा लाल लाल लाइव हवा। ठीक है, देखिए स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, रिकॉर्डिंग में है, स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर ना एक होता है निजी संसाधन। एक क्या होता है? निजी संसाधन। कहते हैं ना मेरी कार, मेरा घर, मेरा ये, मेरा वो, इस तरह से कहते हैं निजी। निजी माने किसी एक व्यक्ति या उसके परिवार का जो चीज होता है उसे क्या कहते हैं? निजी संसाधन। उसके बाद एक होता है सामुदायिक। ये क्या होता है? सामुदायिक। जैसे आप बताएं, गांव के हर क्षेत्र में कोई ना कोई ऐसी जमीन होती है जहां पर लोग अपनी भैंस चराने जाते हैं, अपनी बकरी चराने जाते हैं। ठीक है, उससे सामुदायिक प्लेस कहते हैं। जैसे पार्क है, अभी ज्यादातर गांव में पार्क नहीं मिलेगा। जैसे मंदिर है, चर्च है, विद्यालय है, और एक क्या होता हो गुरुद्वारा है, और मस्जिद है, और पार्क है, और जो गांव का खलिहान है, वह सभी क्या होते हैं? सामुदायिक। उनका उपयोग क्या कोई एक व्यक्ति करता है कि सभी लोग करते हैं? सभी लोग करते हैं। कृपया मेरी बातों पे ध्यान दे, बात ना करें, ठीक है? तो अभी देखिए, तो सामुदायिक संसाधन क्या होता है? जिस पर किसी एक व्यक्ति का आधिपत्य ना हो, बल्कि समुदाय के सभी लोगों का क्या हो? आधिपत्य। जैसे आप लोग गांव में डी बाबा होते होंगे, ठीक है, वहां पे ना अगर अच्छे से व्यवस्था होगी तो वहीं पे बारात और रात रुकती होगी। ठीक है, हाँ। तो सुनिए, नहीं कई जगह होती है। और विद्यालय, अच्छा कहीं बारात और रात आई है, बढ़िया से पानी पड़ गया तो गांव का स्कूल जो होता है बारातियों का ठिकाना हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? हो जाता है। ठीक है, तो सामुदायिक क्षेत्र है वो सभी क्या है? सामुदायिक। इसके बाद क्या होता है? एक होता है राष्ट्रीय संसाधन, पूरे देश का संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन। इसके बाद कौन सा आ जाएगा? वाह, आप लोग तेज हो गए। अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अब बताएं यह किसके आधार पे हो गया? स्वामित्व के आधार पर। अब एक आएगा अधिकार हो गया। अब इसके बाद कौन? विकास के आधार पर। किसके आधार पर? विकास के आधार पर। विकास के आधार पर कितने संसाधन हो जाएंगे? बहुत से, 4 प्रकार के होते हैं। पहला एक हो जाएगा संभाव्य संसाधन। क्या जाएगा? संभाव्य, या संभावी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? संभाव्य। ठीक है, एक आ जाता है, छोड़ रहा हूं बीच में, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, अभी देखता हूं, अभी बताता हूं। एक आएगा संचित कोष, एक आएगा संचित कोष, और एक आएगा भंडार। एक क्या आएगा? भंडार। एक और है, उसको मैं बोल देता हूँ। हाँ, विकसित संसाधन, विकसित संसाधन, विकसित संसाधन। यहाँ भंडार पहले लिख लेते हैं, क्योंकि पहले आता है भंडार का ही हिस्सा एक होता है संचित कोष। संचित कोष। अब ध्यान दें, तो विकास के आधार पर यह हो गया। बात को इनके अर्थों को बाद में समझेंगे। ठीक है, थोड़ा सा यही जटिल होता है पढ़ने में, बाकी सब आसान है। इसमें थोड़ा जटिलता होती है कि ना सभी लगेंगे एक जैसे, लेकिन थोड़ी थोड़ी भिन्नता होती है। समाप्त, बेचारा मर गया। समाप्ति के आधार पर यह क्या रहेगा? विकास के आधार पर। और यहाँ पे क्या आएगा?
समाप्त के आधार पर। अच्छा, अब समाप्त के आधार पर ऐसा संसाधन जो अमर है वो अलग कैटेगरी में चला जाएगा, जो अमर नहीं है वह अलग कैटेगरी में चला जाएगा। अमर होने का मतलब जो खत्म ही ना हो, जल। सूर्य की ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा खत्म होगी लेकिन कई करोड़ साल बाद, तो अभी के लिए हम क्या मानेंगे उसे, ठीक है। इसी को कहते हैं नवीकरणीय और सुने हैं। और यहां से यही क्वेश्चन पूछने की बहुत ज्यादा उम्मीद होती है 2 नंबर के लिए, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। अगर पूरा पूछा तो 4 या 6 नंबर, अगर केवल यह पूछा तो नवीकरणीय और क्या पूछेगा, अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन और कौन हो जाएगा, अनवीकरणीय। इनके बारे में आप लोग पहले से जानते होंगे, ठीक है। जो समाप्त होने वाले संसाधन उन्हें हम क्या कहते हैं, अनवीकरणीय, और जो कभी नहीं समाप्त होंगे वो क्या कहलाएंगे, नवीकरणीय। पवन ऊर्जा कैसा संसाधन, नवीकरणीय। सौर ऊर्जा नवीकरणीय। जल ऊर्जा, मानव नवीकरणीय है। मानव खत्म होता है पैदा होता, खत्म होता पैदा होता, खत्म होता पैदा होता, तो क्या हो रहा है, नवीकरणीय, ठीक है। याद रखें, वन नवीकरणीय, क्योंकि वन काटे जाएंगे, लगाए भी जा सकते हैं कि नहीं, हाँ। ऐसा मत कहिएगा कि अनवीकरणीय। पूछा है आप लोगों के भूगोल में, सुन लीजिए, आप लोगों के भूगोल में क्वेश्चन पूछा, वन कैसे संसाधन, नवीकरणीय की अनवीकरणीय, नवीकरणीय, ठीक है। बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछ चुका है, इसलिए इस पर ध्यान देंगे। तो बताएं, संसाधनों को कितने आधार पर बांटा जा सकता है, 4। पहला जन्म हुआ, दूसरा मम्मी पापा आ गए, अधिकार जमा दिए, तीसरा उसका विकास हो गया, चौथा समाप्त। यह संसाधनों का हमने वो बताया, केवल ना एक सिस्टम है, किसी पे हमको याद रखना है। लेकिन हम लोगों को जो याद रखना है वह क्या है, तो पहले उत्पत्ति के आधार पर बच्चा पैदा हुआ, उसी प्रकार संसाधन पैदा हुआ, यानी उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा बोलिए, स्वामित्व के आधार पर बच्चा पैदा हुआ, मम्मी पापा आ गए, मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, तो अधिकार जमा रहे। तो अधिकार माने स्वामित्व, अधिकार माने स्वामी, स्वामी माने क्या होता है, मालिक, और त्व माने अपना, अपना मालिकाना हक जमाना क्या कहलाता, स्वामित्व, ठीक है। और स्वामित्व माने यहाँ पे क्या हो गया, अधिकार जमाना, स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। फिर इसके बाद अब बच्चा छोटा था, धीरे धीरे क्या होगा, विकास होगा इसका, तो विकास के आधार पर, फिर समाप्ति के आधार पर। यानी कि अब विकास हो गया, सब कुछ हो गया इसके जीवन का, शादी ब्याह हो गया, लड़का बच्चा आ गए, पोता पोती देख लिया, उसके बाद क्या हो गया, 4 कंधा आ गए, ठीक है। राम नाम सत्य है। उसके बाद रसगुल्ला बड़ा, वाह, बुनिया बड़ी मस्त है, हाँ, ज्यादातर में यही मिलता है। चलिए देखिए अगली बात, समाप्ति के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। कोई दिक्कत, अब बांट दिया जाए। चलिए कुछ लोग बात कर रहे हैं, कृपया करके ना बात करें तो अच्छा होगा, फालतू में। देखिए, तो सबसे पहले अब बताएं, अब डायरेक्ट बोलेंगे क्या आएगा सबसे पहला, उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा स्वामित्व के आधार पर। तीसरा विकास के आधार। कुछ लोग तो नहीं मानेंगे, हल्ला तो करेंगे ही करेंगे, मैं भी अपने रूप में आने वाला हूं। विकास के आधार पर। चौथा कौन हो जाएगा, समाप्ति के आधार पर। ठीक, चलें अब बताएं इस आधार पर कितने भाग, कौन कौन सा, जैव संसाधन, अजैव संसाधन। अगला स्वामित्व के आधार पर, मम्मी पापा आ गए, अधिकार जमा रहे हैं, स्वामित्व के आधार पर, मेरा मेरा। इस तरह से नहीं देखना है, हम लोगों को देखना है पूरे परिप्रेक्ष्य में। तो इसलिए हम कहेंगे सबसे पहला एक परिवार का कोई चीज़ होता है तो उसे कहते हैं निजी संसाधन, या किसी व्यक्ति विशेष का, जब वो, जैसे मुकेश अंबानी कंपनी जियो है, जियो कैसा संसाधन है, निजी संसाधन है, ठीक है। और एक कंपनी और बताता हूँ, जैसे है टाटा भी निजी है, ठीक है, सरकारी नहीं है। आप बताएं, यह जो आपका यूनियन बैंक हो जाएगा,
ठीक, अच्छा अभी सभी राष्ट्रीय में चले जाएंगे, अभी ना रखें। निजी संसाधन कौन सा हो जाएगा? एक निजी संसाधन। आपका खेत खलिहान घर गाड़ी सब क्या है? निजी संसाधन। इसके बाद आ जाएंगे तो सामुदायिक। क्या आ जाएगा? सामुदायिक। हर गांव के आसपास ना, हर गांव के या थोड़ी सी दूर पे ब्लॉक या तहसील पर एक सामुदायिक केंद्र होता है। सामुदायिक संसाधन क्या हो जाता है? सामुदायिक संसाधन। आप बताएं, गांव का जो चारागाह है, कब्रिस्तान, सामुदायिक संसाधन। ठीक है। शमशान घाट, सामुदायिक संसाधन। हाँ, सरकारी टंको है। इसके बाद बस ज़्यादा फालतू का ना बोले, जितना है उतना उचित रहे। राष्ट्रीय संसाधन क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय संसाधन। और चौथा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है। यहीं पे हम लोग जानेंगे 12 नॉटिकल मील और जानेंगे 200 नॉटिकल मील। दो शब्द जानेंगे। ठीक है, 12 नॉटिकल मील और 200 नॉटिकल। इसके बाद विकास के आधार पर कितने प्रकार के बताए गए थे? सबसे पहले संभावी संसाधन, संभावी संसाधन। इसके बाद दूसरा विकसित संसाधन, विकसित संसाधन। तीसरा संचित भंडार, भंडार पहले लिखें। फिर भंडार का ही एक हिस्सा होता है कौन? संचित कोष। जैसे हमको एक बात पता है, सुनिए, एक बात पता है कि जल से बहुत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है जिसे हम जल ऊर्जा कहेंगे। पवन से बहुत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है जिसे हम क्या कहेंगे? पवन ऊर्जा। ठीक है। ज्वार भाटा से बहुत सी ऊर्जा उत्पन्न की जाती है जिसे की जाएगी जिसे हम कहेंगे ज्वारीय ऊर्जा। परमाणुओं के संलयन और विखंडन से ऊर्जा प्राप्त की जाती है जिसे हम क्या कहेंगे? परमाणु ऊर्जा। ठीक है। इस प्रकार से हमें पता है, लेकिन क्या हम उस तरह से इसका उपयोग कर पा रहे हैं जिस तरह से इसका उपयोग है? नहीं। तो यह सभी भंडार हैं, लेकिन जिनका उपयोग कर रहे हैं वही क्या हो जाते हैं? संचित को। जैसे हमारे देश में लगभग 20 से 21% जो है जल ऊर्जा से ऊर्जा प्राप्त की जाती है। जल से ऊर्जा प्राप्त की जाती है 20 से 21%। तो यानी कि जो टोटल जल है वह किसका स्रोत है? भंडार का है। यानी कि विकास के आधार पर वह क्या है? भंडार है। लेकिन हम उसका जो उपयोग कर रहे हैं उसमें से जितना कर पा रहे हैं वह क्या है? संचित कोष। ठीक है। अब देखें समाप्ति के आधार पर, समाप्ति के आधार पर कितने प्रकार हो जाएंगे? नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन। और कौन? अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है। जल्दी से फरियाइए इसको। चलिए देखिए, चलिए अब देखते हैं पहले आधार पर प्रकार संसाधनों के पहला आधार क्या है? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार। अगर अब को मुक्का चल गया ना तो मैं 20-30 मुक्का चलाऊंगा। हाँ, तो अब कुछ नहीं बोलना, अभी शांत रहिए, बाद में जो देखा अभी नहीं। पहला संसाधन का प्रकार आएगा किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। चलिए, उत्पत्ति के आधार पर तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के प्रकार। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार। तो पहला, अच्छा लिखने का तरीका पता है ना? अगर यहाँ हेडिंग बना रहे हैं तो उसके थोड़ा अंदर से लिखते हैं। ठीक है। तो उत्पत्ति के आधार पर पहला प्रकार कौन सा हो जाएगा? जैव संसाधन। जैव प्रक्रम नहीं है, जैव संसाधन। जैव संसाधन किसे कहेंगे? तो वे संसाधन या वे वस्तुएं जिसमें जीवन व्याप्त होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? तो वे संसाधन जिनमें जीवन व्याप्त होता है। व्याप्त माने पाया जाना। जिनमें जीवन व्याप्त होता है क्या कहलाते हैं? जैव संसाधन।
जैव संसाधन कहलाते हैं। और जिनमें जीवन व्याप्त नहीं होगा उन्हें क्या कहेंगे? ठीक है। जैसे मानव किस में आएगा? मानव मछली में आएगा, जैव में आएगा। पशु किस में आएंगे? ठीक है। पक्षी किस में आएंगे? ठीक है। अगर अंग्रेजी के हिसाब चलेंगे, अंग्रेजी ग्रामर कहता है पक्षी क्या होते हैं? निर्जीव होते हैं। ठीक है। लेकिन हमें अंग्रेजी के अनुसार नहीं चलना, हमें किसके अनुसार चलना? भूगोल के अनुसार। पशु पक्षी और आदि लगा लीजिए, खत्म। ठीक। अब ध्यान दें, इसके बाद दूसरा, एक मिनट रुकिए। दूसरा कौन सा हो जाएगा? अजैव संसाधन। तो ऐसे संसाधन जिनमें जीवन व्याप्त नहीं होता, ऐसे संसाधन जिनमें जीवन व्याप्त नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं? अजैव संसाधन। अच्छा, आप लोग देखिए, कभी भी परीक्षा में लिखिएगा तो हेडिंग कैसे बनाएंगे? यह वाला हिस्सा इसके नीचे शुरू करेंगे, यहाँ से। ठीक है, मैंने सामने शुरू कर दिया है और यहाँ पे जैसे लिखना होगा मैं इसको दूसरा वाला सही से लिख देता हूँ। देखिए, अजैव संसाधन किसे कहेंगे? वे संसाधन, इस तरह से, वे संसाधन जिनमें जीवन व्याप्त नहीं होता, या जो निर्जीव होते हैं ये भी सही है। वे संसाधन जिनमें जीवन व्याप्त नहीं होता है। विशाल तू कहे पहुना खोजत हवा। जिनमें जीवन व्याप्त नहीं होता है क्या कहलाते हैं? अजैव संसाधन कहलाते हैं। अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे चट्टानें क्या हैं? चट्टानें क्या हैं? खनिज क्या हैं? आदि क्या हैं? आदि। तो अब बताएं फिर से, जैव संसाधन किसे कहेंगे? वे संसाधन जिनमें जीवन व्याप्त हो उन्हें हम क्या कहते हैं? जैव संसाधन। और जिनमें जीवन व्याप्त ना हो उन्हें क्या कहेंगे? अजैव संसाधन। कोई दिक्कत नहीं, उतार लीजिए। पेड़ सजीव होता है, पेड़ जैव संसाधन है। पेड़ क्या है? मिटाया जाए। अब हम लोग आ जाएंगे किस पर? तो हम लोगों का अगला प्रकार है, अब हम लोगों का अगला प्रकार क्या है? स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के प्रकार। स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर बात मत करिए। पहला प्रकार कौन सा बनेगा? निजी संसाधन। निजी लिखना सीख लीजिएगा, बहुत गलत होता है, ऐसे लिखते हैं लोग, ये महा गलत है। ठीक है, निजी संसाधन है। ठीक है, ये निजी हो गया, ये क्या हो गया? निजी। निजी संसाधन इसी को कहते हैं मेरा पर्सनल कार है, मेरी पर्सनल कार है। ठीक है, इस तरह से बोलते हैं। निजी संसाधन। निजी संसाधन क्या होते हैं बताएं? वे संसाधन जिन पर किसी व्यक्ति विशेष का क्या होता है? अधिकार होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? निजी संसाधन। वे संसाधन जिन पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है, जिन पर किसी व्यक्ति विशेष का क्या होता है? अधिकार होता है, क्या कहलाते हैं? निजी संसाधन कहलाते हैं। निजी संसाधन कहलाते हैं। जैसे बोले, जैसे हो गया साइकिल हो गई, कार हो गई, मकान हो गया, आपका जो क्या होता है? खेत खलियान को क्या बोल देंगे? खेत को प्रॉपर्टी, संपत्ति हो गई। ये उस ट्रेन में राष्ट्रीय संसाधन है। ठीक है, साइकिल, कार, मकान, संपत्ति आदि।
खरपत्ती मत लिखिएगा, दिस इज संपत्ति। तो बताएं, यह हो गया। दूसरा प्रकार कौन मिलेगा? कौन सा? सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन, ठीक है। इसी को बोलते हैं सामुदायिक संसाधन, एक तरह से पब्लिक रिसोर्सेस, ठीक है। यह क्या हो जाएगा? सामुदायिक संसाधन क्या बोलेंगे? वे संसाधन जिन पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार ना होकर के समुदाय के सभी व्यक्ति उसका उपयोग कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? सामुदायिक संसाधन, ठीक है। वे संसाधन नहीं लिखना है, मुझे पता है, मैं इसलिए मैंने एक बार बता दिया, मेरे लिए जगह कम पड़ जाएगी, इसलिए मैं चारों इसी में लिखना चाहता हूँ, ठीक है। आई बात समझ में साहब जी? वे संसाधन जिनका उपयोग समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है, प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है, सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे बताइए? हाँ, सामुदायिक चारागाह, सामुदायिक चारागाह, तालाब, नदी नहीं लाएंगे, नदी राष्ट्रीय में चला जाएगा, क्योंकि नदी एक गांव से नहीं गुजरती है, गांव में तालाब होता है, ठीक है। अस्पताल हो जाएगा, हाँ। मंदिर है, मंदिर मस्जिद सब, यहाँ कोई चर्च वाला नहीं बैठा, इसलिए केवल मंदिर और मस्जिद से काम चला लेते हैं, ठीक है। मस्जिद है, चर्च भी है, ठीक है, गुरुद्वारा है। चर्च ईसाइयों का जो मंदिर होता है, मंदिर तो कहेंगे नहीं। हाँ, आपने एक व्यक्ति का नाम होगा जो साउथ के हीरो हैं, बड़े अच्छे हीरो हैं, विजय थालापति, ठीक है। विजय थालापति ईसाई धर्म को मानते हैं, ईसाई धर्म के हैं, ठीक है। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, ठीक है। वहाँ की एक पार्टी जो नेटिव पार्टी है आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश नहीं, तमिलनाडु से लड़े हैं चुनाव, इस पार्टी बनाए हैं, और इतनी ज़्यादा फॉलोइंग हो गई है उनकी कि पूरा 2 दल हड़के हुए हैं उनसे, नाम नहीं लेना है, ठीक है। देखिए, हाँ, तमिलनाडु में समाजवादी पार्टी जा रही है लड़ने, वहाँ DMK IDMK पता नहीं कौन सी है। सामुदायिक चारागाह है, तालाब है, मंदिर है, मस्जिद है, कब्रिस्तान है, शमशान घाट भी बोल सकते हैं। और बताइए कोई चीज़ ऐसी? चारागाह हो गया, तालाब हो गया, पार्क, सरकारी ट्यूबवेल, हाँ, ट्यूबवेल नहीं होता है, ट्यूबवेल होता है, ट्यूबवेल, ठीक है। आदि कर लीजिए, खत्म बात, हाँ, वगैरह वगैरह आदि। हाँ, वे संसाधन जिन पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है, ठीक तो है। अच्छा, ये बताइए, कार ली जाती है तो किसी व्यक्ति के नाम से ली जाती है ना। घर किसी व्यक्ति के नाम पर होता है, जैसे दादा हैं, और उसके बाद खेत किसके नाम पे होगा? कुछ व्यक्ति विशेष के नाम पे होगा, ठीक है। सबके नाम से होता है कब? जैसे पिता हैं, उनके नाम पे रहेगा, पिता के जाने के बाद किसके नाम पे रहेगा? जैसे एक ना उसकी मूवी आई थी रणबीर कपूर की, उसमें रणबीर कपूर की एक ना बहन की लड़की होती है, हाँ, तो उसके बाद वो बच्ची पूछती है रणबीर कपूर से, मामा ज़मीन कैसे मिलेगी, ज़मीन कब मिलती है, कब मिलेगी? तो उसके बाद वह रणबीर कपूर कहता है, तेरी नानी मरेगी तो मुझे और तेरी मम्मी को मिलेगी, और मैं और तेरी मम्मी मरेंगे तो तुझे मिलेगी। तो कहती है, तब कब मर रहे हो सब, ठीक है। तो इसके बाद देखें, तीसरा, राष्ट्रीय संसाधन। कौन सा संसाधन? राष्ट्रीय संसाधन। अब ध्यान दें, यहीं पे एक चीज़ समझना है, पहले उसको जान लें फिर जानेंगे आगे। यह मान लेते हैं भारत का एक समुद्री तट वाला सीमा है, और यहाँ से
यहां तक, इसे कहेंगे 22 नॉटिकल मील। क्या कहेंगे? इतनी दूरी। यह समुद्र किनारे किनारे यहां पर समुद्र के अंदर भारत की तट रेखा से 22 नॉटिकल मील, जिसे कहते हैं समुद्री मील। क्या कहते हैं? समुद्री मील। कितना समुद्री मील? 22 नॉटिकल मील। नॉटिकल माने समुद्री से होता है, ठीक है। नॉटिकल समुद्री मील, समुद्र में जो जिससे दूरी नापी जाती है उसके लिए। और यह होता है, यह कितने के बराबर होता है? 22 नॉटिकल मील नहीं, 12 नॉटिकल मील। 12 नॉटिकल मील। और यह होता है 22.2 किलोमीटर के लगभग। 22.2 किलोमीटर की यह क्या होता है? लगभग। कोई पूछे 12 नॉटिकल मील में कितना किलोमीटर हो जाएगा? 22.2, ठीक है। सामुदायिक संसाधन में, हाँ, गांव का जो डी बाबा है, सरकारी जमीन होती है, वह किसी के पक्ष में नहीं होती है, तो वह क्या है? एक तरह से आपका सामुदायिक संसाधन है, ठीक है। 22.212, ठीक है। अब ध्यान दें, हाँ, गांव के डी बाबा भी क्या है? सामुदायिक संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन 12 नॉटिकल मील। किसी देश की सीमा के अंदर जितने भी संसाधन पाए जाएंगे और समुद्र में उस देश की तट रेखा से, इसे क्या कहते हैं? तट रेखा। तो तट रेखा से 12 नॉटिकल मील समुद्र में भी संसाधन क्या कहे जाते हैं? राष्ट्रीय संसाधन कहे जाते हैं। फिर सुने, देश के अंदर जितने भी संसाधन रहेंगे, पर्वत, पठार, नदियां, ट्रेन, फ्रेन, जो भी हैं, सभी कौन से संसाधन है? राष्ट्रीय। कोयला की खदानें कैसे संसाधन है? राष्ट्रीय संसाधन, ठीक है। ट्रेनें कैसी संसाधन? राष्ट्रीय संसाधन। देश के अंदर जो कुछ भी चल रहा है वह कौन सा संसाधन हो जाएगा? राष्ट्रीय संसाधन हो जाएगा। और राष्ट्रीय संसाधन में और एक्स्ट्रा चीज जुड़ जाती है कि समुद्र के अंदर कहां तक, बहुविकल्पी में यह पूछेगा कै नॉटिकल मील तक राष्ट्रीय संसाधन माना जाता है? 12 नॉटिकल मील। 12 नॉटिकल मील, या कहेगा 12 समुद्री मील। और किलोमीटर में कभी नहीं पूछेगा आपसे, क्योंकि समुद्र की बात चल रही है, तो ये किलोमीटर में पूछने के चांस कम है। हाँ, कभी अगर ना आपसे पूछना चाहेगा तो यही पूछ देगा 12 नॉटिकल मील में कितने किलोमीटर होते हैं? कितने होते हैं? 22.2 किलोमीटर। 22.2 किलोमीटर निकाल लीजिए, ठीक है। देखिए, तो अब इसको भी ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, लिखेंगे। चलिए, तो इसके लिए लिख लीजिए, देश के अंदर पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे सड़क, रेलवे, नहर, नदियाँ, झीलें, ये सभी, ठीक है, आदि कर लीजिए। रेल की पटरिया उटरिया सब, ट्रेन व्रेन सहित, हाँ हाँ, सब। उत्तर प्रदेश पुलिस राष्ट्रीय संसाधन में नहीं आएगा, ठीक है। दिल्ली पुलिस आएगी। नोट लगा के लिख लीजिए, एक नोट लगा के लिख लीजिए, बोल देता हूँ। ये नोट कर चुके हैं कि नहीं? अभी नोट करिए जल्दी से। तट रेखा से वही लिखना है जो 12 नॉटिकल मील तक महासागरीय क्षेत्र और इसमें पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। संसाधन जो होंगे आपका 12 नॉटिकल मील तक जितने भी संसाधन पाए जाएंगे समुद्र में, महासागरीय क्षेत्र में, वह किसके अंतर्गत आएंगे? राष्ट्रीय संसाधन। तो मैं लिख ही देता हूँ, देखिए, तट रेखा से नोट इसी के नीचे, राष्ट्रीय संसाधन में ही तट रेखा से 12 समुद्री मील, मैं पूरा नाम लिख देता हूँ, 12 समुद्री मील, कोष्टक में क्या लिख दूँ? एन एम यानी नॉटिकल मील। 12 समुद्री मील
तटरेखा से 12 समुद्री मील तक का महासागरीय क्षेत्र, महासागरीय किसी देश के आसपास क्या पाया जाएगा? महासागरीय क्षेत्र। जैसे भारत है, हर देश के आसपास महासागर पाए भी नहीं जाते हैं, ठीक है। तटरेखा से 12 समुद्री मील तक का महासागरीय क्षेत्र व इसमें पाए जाने वाले संसाधन, इसमें पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। राष्ट्रीय संसाधन में सम्मिलित किए जाते हैं, शामिल किए जाते हैं, शामिल किए जाते हैं। अच्छा, इसीलिए आप देखते होंगे ना, भारत के जो मछुआरे हैं, तमिलनाडु के, आंध्र प्रदेश के और कहाँ के, केरल के, यह सभी मछुआरे समुद्र में जाते हैं, 12 नॉटिकल मील तक मछली मारते हैं, मछली मारते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, कभी कभी ये लोग अपने क्षेत्र से बाहर निकल जाते हैं, कभी कभी श्रीलंका वाले क्षेत्र में पहुंच जाएंगे तो उसके बाद वहाँ श्रीलंका वाले पकड़ के जेल में बंद कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद केस चलता है, 5-6 साल चलता है, उसके बाद कभी कभी निकल के आते हैं, ठीक है। एक मूवी अभी आई थी हाल में, साम्राज्य करके एक मूवी आई है इसकी, विजय देवरकोंडा की, ठीक है। उसमें दिखाया गया कि मतलब ना एक क्षेत्र से लोग निकल कर श्रीलंका चले गए हैं, वहाँ पे वहीं पे अपना बिजनेस चला रहे हैं, अपना एक ना खोल दिए हैं। कहाँ पर? इसमें पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्रीय संसाधन में शामिल किए जाते हैं, ठीक है। ऊपर मिटा दूं, एक और लिखना है। अच्छा, इसको हटाकर ना इसी को लिख देता हूं, इसको मिटा दूं, चौथा भी इसी समय आ जाएगा ना। इसको ये नोट आपने लिखा ही होगा, हाँ, जिनका छूट जाएगा स्क्रीनशॉट मोबाइल से देख के ले लेंगे, ठीक है। ध्यान दें, चौथा संसाधन कौन आ जाएगा? अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। पढ़ने आए हैं तो ख्याल करें, आपके माँ बाप का पैसा लगा है। अंतरराष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन किसे कहेंगे? देखिए, अभी एक दूरी और लिखा था, मैंने लिखा था एक 12 नॉटिकल मील और एक लिखा था 200, याद है कुछ? जैसे यह कोई देश, जैसे भारत का मान लेते हैं, यह हिस्सा है, ठीक है, और यहाँ से 12 नॉटिकल मील तक जो माना जाएगा वह क्या माना जाएगा? भारत का। और 12 के बाद ना 200 तक भारत यहाँ ना अपनी आर्मी रख सकता है, जैसे नेवी रख सकता है, यह सब कुछ कर सकता है। कहाँ तक? 200 नॉटिकल मील तक। यानी कि 200 नॉटिकल, अभी कोई सवाल नहीं, अभी केवल सुनिए। 200 नॉटिकल मील के बाद जो बचा हुआ क्षेत्र है, अब समुद्र के 200 नॉटिकल मील के परे महासागरीय क्षेत्र, 200 नॉटिकल मील के किसी देश की तटरेखा या तटरेखा से, कोई भी देश हो उसकी तटरेखा से 200 नॉटिकल मील के परे महासागरीय क्षेत्र जो कहलाएगा वह कौन सा संसाधन कहलाएगा? अंतरराष्ट्रीय। इसमें कुछ भी पाया जाएगा तो वह क्या कहलाएगा? अंतरराष्ट्रीय। उस पर किसी एक देश का हक नहीं है, बल्कि सभी देशों का हक है। 200 नॉटिकल मील है, किलोमीटर नहीं है। अरे 12 नॉटिकल मील में क्या किलोमीटर हुआ था बताइए? 22.2। तो एक में कितना होगा? 22.2 बटे 12 और 200 में कितना हो जाएगा? गुणे 200। हल कर लीजिएगा, उतना किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, गणित में आप लोग जानते ही गणित। चलिए देखिए, किताब में 200 किलोमीटर दिया है। बहुत सही पढ़ रहा है, ठीक है, बहुत सही पढ़ रहा है। हम भी कह रहे हैं कि मैं भी बहुत दिनों से पढ़ रहा हूँ 200 नॉटिकल मील। आज तक मैंने 3-4 बार एनसीईआरटी पढ़ी है। और एनसीईआरटी में देखिए, अगर किसी को शक हो, एनसीईआरटी में सीधे लिखा है तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी से परे
खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है, किसी देश का अधिकार नहीं है। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कौन आता है? यूनाइटेड नेशन आता है, WTO आता है, ठीक है, WHO आता है। यह सभी जो हैं यह सभी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं। जैसे हमें भारत हिंद महासागर में किसी चीज़ का खनन करता, मुझे भी याद नहीं है, वह अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा लिया है। इसने 200 नॉटिकल मील के बाहर का क्षेत्र है, ठीक है, ठीक है। तो क्या बताऊं, फालतू का आप लोग काम करते हैं। अंतरराष्ट्रीय रेहान पीटना चालू करेंगे तो सीधा हो जाएंगे। हाँ हाँ, मैं ठीक कर दूंगा, दफ्ती भी ठीक हो जाएगी, तू ठीक हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन तो क्या है? तट रेखा से 200 नॉटिकल मील लिख दें तो समझ जाएंगे या नियम से। 200 नॉटिकल मील, तट रेखा से 200 नॉटिकल मील से परे, तट रेखा से 200 नॉटिकल मील से परे खुला महासागरीय क्षेत्र, खुला महासागरीय क्षेत्र, खुला महासागरीय क्षेत्र व उसमें पाए जाने वाले संसाधन, पाए जाने वाले संसाधन क्या कहलाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। तट रेखा से 200 नॉटिकल मील से परे खुला महासागरीय क्षेत्र व उसमें पाए जाने वाले संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। क्या इस पर किसी देश का अधिकार होगा? यही पूछा जाएगा क्वेश्चन। क्या अंतर्राष्ट्रीय संसाधन पर किसी देश विशेष का अधिकार होता है? नहीं, बल्कि इसका उपयोग करने के लिए हमें किससे अनुमति लेनी पड़ती है? अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से। जो सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था उसका नाम क्या है? UN, यूनाइटेड नेशंस। जो दूसरी एक और संस्था मानी जाती है जो बहुत ज़्यादा व्यापार के लिए आती है, WTO, यह आपको पढ़ना भी है। WTO, हाँ, भूगोल में पढ़ना है, इकोनॉमिक्स में, ठीक है। क्या नाम है? WTO कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका जो मुख्यालय है जिनेवा में है। कहाँ पर है? जिनेवा, ठीक है। इसमें कोई एग्जाम्पल नहीं, ये सब बाकी बच गया, सब महासागर में जो है। अब बताएं, फिर से एक बार पढ़ता हूं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होंगे? 4। निजी संसाधन, सामुदायिक संसाधन और राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय। बताएं, तट रेखा से कितने समुद्री मील तक राष्ट्रीय संसाधन होता है? 12 नॉटिकल मील। कितने नॉटिकल मील? 12 नॉटिकल। और कितने तट रेखा से कितनी दूरी के बाद अंतर्राष्ट्रीय संसाधन चालू हो जाता है? 200 नॉटिकल मील। उसके बाद भारत का रहेगा नहीं, लेकिन भारत वहां पर अपनी देखभाल कर सकता है। भारत वहां पर क्या कर सकता है? अपनी नेवी रख सकता है। आपको यह नहीं जानना बीच में क्या है, बीच में भारतीय, केवल भारत उसकी सुरक्षा करेगा, ठीक है। बाकी 200 के बाद क्या रहेगा? अंतर्राष्ट्रीय। बस इतना ध्यान दें। अब ध्यान दें, इसके बाद एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। निजी संसाधन क्या होते हैं? वे संसाधन जिन पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है उसे हम क्या कहते हैं? निजी संसाधन। जैसे आपकी साइकिल है, कार है, मकान है, आपकी संपत्ति जो भी है वह क्या है? निजी संसाधन। सामुदायिक संसाधन, वे संसाधन जिनका उपयोग समुदाय, प्रत्येक व्यक्ति द्वारा समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है, सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे सामुदायिक चारागाह, तालाब, मंदिर, मस्जिद, कब्रिस्तान, पार्क आदि। राष्ट्रीय संसाधन, देश के अंदर पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे सड़क, रेलवे, नहर, नदियां आदि। अब सुनिए, इसी में हमने नीचे लिखा था नोट में, क्या लिखा था इसके अंदर? क्या लिखा था? 12 नॉटिकल मील। तट रेखा से महासागरीय क्षेत्र में कितना तक? 12 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र, और उसमें आने वाले संसाधन कौन से संसाधन के अंतर्गत आएंगे? राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। 200 नॉटिकल मील से परे जो भी खुला महासागरीय क्षेत्र है पूरा,
और उसके बाद उसमें जो संसाधन पाए जाएंगे वे सभी क्या होंगे, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। इस पर किसी देश का अधिकार नहीं होता है। इसका उपयोग करने के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से क्या लेनी होती है, अनुमति लेनी होती है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में जैसे UN आएगा, WTO आएगा, WHO आएगा, ठीक है, और आएगा एक आता है वर्ल्ड बैंक, सुने नाम, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, यह भी पढ़ना आपको, विश्व बैंक आएगा। और इसके बाद एक आता है विश्व बैंक बाद आता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। ऐसे ऐसे कई संस्थाएं हैं। विश्व बैंक का नाम क्या है? विश्व बैंक का एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन उसका मेन नाम है विश्व बैंक, और कुछ नाम नहीं उसका। कहीं पे भी लिखा रहेगा तो विश्व बैंक बस। इसरो एक राष्ट्रीय संसाधन के तहत आएगा। इसरो एक संस्था है, ठीक है। इसरो एक क्या है, संस्था, ठीक है। हमारे देश की हर संस्था भी एक तरह से क्या है, हमारे लिए संसाधन है, क्यों कुछ ना कुछ बना रही है। इसरो क्या बना रहा है, सैटेलाइट्स बना रहा है। तो सैटेलाइट्स बना रहा है तो एक प्रकार का इसरो भी एक संस्था ऐसी है जो क्या कर रही है, संसाधन बना रही है। संसाधन बनाने वाली संस्था भी क्या रहेगी, संसाधन। यह हो गया पूरा, हो गया। अब देखिए हम लोगों को पढ़ना है अगला संसाधन का प्रकार। कौन सा होगा वह, विकास के आधार पर, ठीक है। देखिए हाँ, कर सकते हैं, लेकिन देश के अंदर जो भी पाया गया वो राष्ट्रीय हो गया, खत्म। जिस पर राष्ट्र का अधिकार हो, जिसे किसी पर देश का अधिकार हो, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। संसाधन के प्रकार किस आधार पर, विकास के आधार, यही ज्यादा भूलेगा। हाँ, इसमें थोड़े थोड़े शब्दों से ना, विकास के आधार पर। पहला जो आएगा आपका संभावी संसाधन, या संभाव्य बोलते हैं, संभावी संसाधन, ठीक है। ऐसा तो है किसी देश में ना, किसी प्रदेश में, देखिए संसाधन जहां पाए जाते हैं ना उन्हें प्रदेश बोल देते हैं। किसी क्षेत्र विशेष को हम क्या बोलते हैं, प्रदेश, क्या बोलते हैं, प्रदेश। जैसे उत्तर प्रदेश है, यहाँ किसी चीज के आधार पर बांट गया, प्रदेश बांट गया। जैसे आपने सुना होगा ना कोयला प्रदेश, झारखंड एक कैसा प्रदेश है, कोयला प्रदेश है, ठीक है। इसी तरह से आपने कई प्रकार के नाम सुने होंगे। उड़ीसा क्या है, लौह प्रदेश है, उड़ीसा क्या है, लौह प्रदेश है। इसी तरह से आप कई चीजें सुनते हैं। बोकारो एक कैसा प्रदेश है, बोकारो नहीं सुने हैं, बोकारो है, भिलाई है, ठीक है, दुर्गापुर है, यह सभी ना स्टील के लिए फेमस हैं, ठीक है, लोहे के लिए, ठीक, इस्पात के लिए, इस्पात उद्योग के लिए। अब ध्यान दें, तो सबसे पहले है कौन सा संसाधन आपको मिल जाएगा, संभावी संसाधन। तो इसमें इनका मतलब किसी प्रदेश में तो है लेकिन इनका उपयोग नहीं हो रहा है, ठीक है, उपयोग नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे संसाधन जो किसी प्रदेश में उपस्थित है लेकिन उपयोग में नहीं है, उन्हें क्या कहेंगे, संभावी संसाधन। ऐसे संसाधन जो किसी प्रदेश में तो उपस्थित हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है, उन्हें क्या कहेंगे, संभावी संसाधन। तो ऐसे संसाधन साथ में नोट भी कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, रुकना नहीं पड़ेगा। ऐसे संसाधन, यह हिस्सा समझने वाला नहीं है, यह हिस्सा ना थोड़ा सा रटने वाला है, ध्यान दें। ऐसे संसाधन जो किसी प्रदेश में उपस्थित तो हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है। उपस्थित तो हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं किया जा रहा नहीं है, लेकिन उनका उपयोग, लेकिन वे उपयोग में नहीं, ऐसे लिख लीजिए, लेकिन वे, हाँ, लेकिन वे उपयोग में नहीं है। अभी बता रहा हूं इसका उदाहरण। ऐसे संसाधन जो किसी प्रदेश में उपस्थित तो हैं लेकिन वे उपयोग में नहीं है, संभावी संसाधन कहलाएंगे, संभावी संसाधन कहलाते हैं, संभावी संसाधन कहलाते हैं। अगला संसाधन कौन सा आ जाएगा, अगला विकसित संसाधन, ठीक है। विकसित संसाधन, तो जिनका ना जो पता चल चुके, अच्छा
संभावित संसाधन में ना एक चीज मैं और बताता हूँ। आपको पता है पृथ्वी है, पृथ्वी की कितने परतें होती हैं? 3। सबसे अंदर कौन सी परत है? कोर। क्या होती है? कोर। आपको मैंने कभी अगर पढ़ाया होगा या बताया होगा तो आपको याद होगा, मैंने बताया था कोर में। अच्छा यह बताएं, ऊपर क्या पाया जाता है? सियाल। और नीचे नीफे। सियाल सीमा, सियाल सीमा, और इसमें कोर में नीफे। नीफे माने निकिल और फेरस। आपको पता है कि पृथ्वी के केंद्र में लोहा बहुत है। पृथ्वी के केंद्र में क्या? लोहा बहुत है। पृथ्वी के कोर में लोहा बहुत है, लेकिन क्या हम इनका उपयोग कर पा रहे हैं? नहीं। तो ये हमारे लिए कौन संसाधन हो जाएंगे? संभावित संसाधन। तो उपयोग में नहीं है, हमको पता है उपस्थित तो है, लेकिन हम उनका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो कौन सा संसाधन है? संभावित संसाधन। इसका नाम 3 अक्षर का है, मुझे याद नहीं आ रहा। सा से है, वा से है, वेल से है, पता नहीं क्या है, याद नहीं आ रहा। ठीक है, इसी को बता रहा हूँ, उसी का नाम स्वेस। स्वेस नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बांटा था स्वेस। अब ना घनत्व के आधार बताया जाता है, घनत्व के आधार पर कोई पता नहीं करने जाएगा कि लोहा है कि क्या है। घनत्व नहीं, घनत्व का अंदाजा लगाया जाता है, पृथ्वी का घनत्व। ठीक है, अब यह सब अंदाजे पर डिपेंड है, ये कोई अंदर जाके नहीं। अभी तक पृथ्वी को इतना अंदर तक खोदा नहीं गया, अभी भूपर्वटी अच्छे से नहीं खुदी है। ठीक है, अंदर इतना ज़्यादा तापमान होता है। अच्छा, कोई मशीन क्यों नहीं खोद पा रही है पृथ्वी के अंदर तक? इतना तापमान, पृथ्वी के अंदर जाने से तापमान क्या होता है? बढ़ता है। तापमान क्या होता है? बढ़ता। अंदर जाएंगे तापमान बढ़ता मिलेगा। तापमान क्या? नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे तापमान क्या होगा? बढ़ेगा। अरे 80 फुट का बोरिंग करा लिए हैं तो उसके बाद कहेंगे नहीं गर्म पानी निकल जाए। अरे अंदर जाने की बात कर रहा हूँ, किलोमीटर में। ठीक है, पहले सुन लीजिए मेरी बात। किलोमीटर में जब जाएंगे तापमान क्या होगा? घटेगा। तापमान क्या होगा? घटेगा। और तापमान जब घटेगा तो आप बताएं, अरे तापमान बढ़ेगा, तापमान क्या हो रहा? बढ़ेगा। अब अंदर कोई मशीन जा रही है, तापमान बढ़ा, उसके बाद मशीन ये पिघल गई। ठीक है, इसलिए अंदर ज़्यादा खुदाई नहीं होती है। और भी कई कारण हैं, ये एक कारण रहा बस। अच्छा बताएं, मशीन जब गर्म हो जाती है तो काम करती है? नहीं करती है। तो अंदर जाएगी, मशीन गर्म हो गई, काम करना बंद कर देगी, सीधी सी बात है। अब इसकी बात ना पूछें, मैं भूगोल वेदता नहीं हूँ, मैं भूगोल का टीचर हूँ। ठीक है, अभी रुक जाइए, फालतू के क्वेश्चन करेंगे तो फिर मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, आप लोग अपने से पढ़ेंगे फिर। ठीक है, ऐसे संसाधन जो किसी प्रदेश में उपस्थित तो हैं लेकिन उपयोग में नहीं है, संभावित संसाधन कहलाते हैं। विकसित संसाधन क्या होते हैं? अब विकसित है तो मतलब पता चल गया कि नहीं पता चल गया होगा? विकसित है तो पता चल गया होगा, उनका सर्वेक्षण भी हो गया होगा, सर्वेक्षण में सर्वे किया जा चुका होगा। ठीक है, और इसके बाद उनका उपयोग कितना किया जा सकता है यह भी पता चल गया होगा। तो इसीलिए लिखिएगा वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण हो चुका है। वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण हो चुका है तथा जिनका सर्वेक्षण हो चुका है तथा उनकी गुणवत्ता व मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, तथा उनकी गुणता या गुणवत्ता लिख सकते हैं व मात्रा निर्धारित की जा चुकी है। निर्धारित की जा चुकी है, निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। विकसित संसाधन कहलाते हैं, विकसित संसाधन कहलाते हैं। उनकी गुणवत्ता लिख सकते हैं आप लोग। इनका प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग? हाँ, नहीं अभी नहीं हो रहा। देखिए इसमें क्या लिखा है, वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण हो चुका है तथा गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं, लेकिन उपयोग में नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई उदाहरण भी नहीं है। ठीक है, अभी मेरे पास नहीं है। हाँ, संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और उनकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है। तो अभी बहुत से संसाधन आएंगे इसमें। पवन चक्की आ जाएगा, संचित कोष में आ जाएगा। ठीक है, संभावित नहीं, पवन चक्की कोई संसाधन में मिलेगा तो बताऊंगा, अभी छोड़िए। अगला कौन सा आ जाएगा? अगला आपको मिलेगा भंडार। क्या लिखेंगे? भंडार। हेडिंग बनाइए भंडार।
बात ना, इसमें थोड़ा थोड़ा ना चेंज करके ना इसी में मिला जुला के सब लगेगा एक के तारे हैं। तो लिखिएगा इसमें, वे वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर सकती हैं, लेकिन तकनीक के अभाव के कारण तकनीक व प्रौद्योगिकी, एक ही चीज होता है तकनीक और प्रौद्योगिकी, लेकिन तकनीक के अभाव के कारण उनका उपयोग नहीं हो पा रहा है। वे वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर सकती हैं, लेकिन तकनीक के अभाव के कारण उनका उपयोग नहीं हो पा रहा है, भंडार कहलाते हैं। भंडार कहलाते हैं। लगा सकती समय तथा तकनीक लगा सकते हैं, समय नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे समय। भंडार कहलाते नहीं हो रहा है या नहीं हो पा रहा, कुछ भी लिख लीजिए। ध्यान दीजिए, फिर से पढ़ देता हूँ। वे वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर सकती हैं, लेकिन तकनीक के अभाव के कारण उनका उपयोग नहीं हो रहा है, भंडार कहलाती हैं। अब बताता हूँ, एग्जाम्पल बताता हूँ, एग्जाम्पल लिखना नहीं है। अब बताएं, पवन ऊर्जा, यह हाल ही से अभी यूज हो रहा है, लेकिन क्या उतने उच्च स्तर से यूज हो रहा है जितने से होना चाहिए? नहीं। आपको जल ऊर्जा बताते हैं, जल ऊर्जा अभी हाल ही से यूज हो रही है, लेकिन उतना यूज हो रही है जितना होना चाहिए। क्या हर जगह जल ऊर्जा से विद्युत उत्पन्न हो रही है? सौर ऊर्जा आज चर्चा में इतना ज़्यादा चला आया है कि सभी लोग सौर ऊर्जा चिल्ला रहे हैं। क्या यह कुछ समय पहले था? तो इनका यह पता था कि हाँ, यहाँ से ऊर्जा देखिए आवश्यकता की पूर्ति तो कर सकती थी, लेकिन यह धीरे धीरे तकनीक आ रही है तो इनका विकास हो रहा है। तो इसी से भंडार से फिर आएगा संचित कोष। इसी भंडार में से जिनका उपयोग किया जा रहा है तो उसी को क्या कहेंगे? संचित कोष। पवन ऊर्जा H2O नहीं, H2O अभी भी संभाव्य में रहेगा, संभाव्य में रहेगा, तकनीक ही नहीं है। हाँ, यह रख सकते हैं, भंडार में भी रख सकते हैं। अच्छा ये बताएं, कोर का लोहा भी किस में शामिल हो जाएगा? भंडार में। संभाव्य में भी और किस में रहेगा? भंडार में। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई तकनीक नहीं है कि कोर में हम पहुंच पाएं और वहां से लोहा निकाल के ले आ पाएं। क्या अभी कभी ऐसा हो सकता हो? बाय द वे हो या ना हो मुझे नहीं पता। अगर हो गया कि लोग कोर तक पहुंच गए तो रोज लोहा निकालने कहाँ पहुंच जाएंगे? कोर में। कहाँ पहुंच जाएंगे? कोर में। वहां से लोहा निकाल के लाएंगे। ठीक है, लाने की तकनीक होगी, नहीं जाएगा, कोई जाएगा अंदर लोहा निकाल के ऐसा हाथ से लेके आएगा, हाथ से ज्यों निकालेंगे उसके बाद हथवा चला गया, वाह मेला, ऐसे से लाएंगे, मेला हाथ कहाँ है। ठीक है, ध्यान दें। अब बात सुने, वे वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर सकती हैं, यानी मानव के लिए संसाधन साबित हो सकती हैं, लेकिन तकनीक के अभाव के कारण अभी भी संसाधन नहीं है, क्या कहलाएंगी? भंडार। ठीक है, अगर इसी में से किसी का विकास संसाधन के तौर पे कर लिया गया, आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, उन्हीं को हम क्या कहेंगे? संचित कोष। संचित कोष। संचित कोष किसे कहेंगे? तो भंडार का वह हिस्सा जिसका उपयुक्त तकनीक के आधार पर विकास करके उपयोग किया जा रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? संचित कोष। संचित कोष। अब बताएं, पवन ऊर्जा, कुछ हिस्सा यूज हो रहा है कि नहीं? पवन ऊर्जा का हो रहा है, तो कुछ हिस्सा पवन ऊर्जा का किस में आ जाएगा? संचित कोष में। जल ऊर्जा, क्या पूर्ण रूप से जल ऊर्जा यूज हो रही है? नहीं, तो कुछ हिस्सा किस में आ जाएगा? संचित कोष में। ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, यह सभी धीरे धीरे किस में धीरे धीरे शामिल हो रहे हैं? भंडार से संचित कोष में। तो अगली हेडिंग बना लीजिए, संचित कोष। संचित कोष। ज्वार भाटा आता है, ज्वार जब आता पानी चढ़ जाता है, उसको टरबाइन पर धीरे धीरे गिराया जाता है, तो ज्वारीय ऊर्जा पढ़ाएंगे, अभी है भूगोल में ही आपके टॉपिक है। वो एक चैप्टर लिखे थे ना ऊर्जा संसाधन, उसमें है, लिखिए, मतलब क्या नाम था, क्या बोला था? संचित कोष। संचित कोष। इसमें क्या लिखेंगे? तो भंडार का वह हिस्सा
भंडार का वह हिस्सा जिसका उपयुक्त तकनीक द्वारा भंडार का वह हिस्सा जिसका उपयुक्त तकनीक द्वारा वर्तमान में प्रयोग किया जा रहा है, संचित कोष कहलाते हैं। थोड़ा सा ही कठिन होता है, बाकी तो बहुत आसान होता है। संचित कोष कहलाते हैं। एकदम इसीलिए कह रहा हूँ, नदियों पर बांध बनाकर विद्युत का उत्पादन, इसमें जैसे शामिल कर लीजिए जल विद्युत, बांध बनाकर जल विद्युत, ऐसे लिखेंगे, बांध बनाकर जल विद्युत का उत्पादन, जल विद्युत का उत्पादन। एक बार और समझा देता हूं। वैसे जहां से अगर क्वेश्चन बनेगा इसमें से ना, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनने का चांस है नवीकरणीय और अनवीकरण। लेकिन अगर लंबा क्वेश्चन बना तो पूरा पूछेगा, संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए, संसाधनों का वर्गीकरण, तो पूरा लिखना होगा। हाँ, चारों सब आधार संसाधन की परिभाषा लिखेंगे, फिर वर्गीकरण ऐसे चार्ट बना देंगे, कहेंगे इसके आधार पर, इसके आधार पर, इसके आधार पर। ठीक है। संसाधनों का प्रकार एक तरह से और किया जाता है, प्राकृतिक और मानवी, प्राकृतिक और मानवी। तो पहले ये लिखेंगे, पढ़ूं अब? संभावित संसाधन क्या होते हैं सुन लीजिए। ऐसे संसाधन जो किसी प्रदेश में उपस्थित तो हैं, जो किसी प्रदेश में उपस्थित तो हैं, लेकिन उपयोग में नहीं। ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए तो जा रहे हैं, लेकिन उपस्थित तो हैं, लेकिन उनका वह उपयोग में नहीं है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? संभावी संसाधन। जैसे कोर में लोहा, कोर माने कौन कोर? पृथ्वी का कोर। अगला, विकसित संसाधन, वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण हो चुका है तथा उनकी गुणता व मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। ठीक है। सर्वेक्षण क्या होता है? सर्वेक्षण क्या होता है? सर्वे। जैसे किसी चीज़ के बारे में जब पता लगाने के लिए ना थोड़ा बहुत एक ना मानक के रूप में थोड़ा सैंपल कुछ लिया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सर्वे। जैसे अभी आपने सुना होगा बिहार में जाति जनगणना हुई थी, नहीं सुना? तो बिहार में जाति जनगणना नहीं थी, जाति क्या हुई थी? सर्वेक्षण हुआ था, जाति सर्वेक्षण। कुछ लोगों से जाके पूछ लिया गया, अच्छा तुम किस जाति के हो, तुम किस जाति के हो, और तुम्हारे घर में कितने लोग हैं, तो ऐसे ना कुछ परिवार का केवल आंकड़ा ले लिया गया। उसके आधार में बिहार वालों ने ये दिया कि यहाँ पर बिहार में इस जात की संख्या अधिक है, इस जात की संख्या दूसरे नंबर पे है, इस जात की संख्या तीसरे नंबर पे है। सर्वेक्षण कहा जाता है। जब एक एक व्यक्ति का गिन कर सब काम करेंगे तब क्या कहलाएगा? वह जनगणना। और कुछ लोगों को केवल अगर अनुमान लगाएंगे तो वह क्या कहलाएगा? सर्वेक्षण। कुछ लोगों से पूछकर और पूरे का अनुमान लगाएंगे तो क्या होगा? सर्वेक्षण। क्या होगा? सर्वेक्षण। तो कोई नमूना लेकर, कोई सैंपल लेकर जब उस पर थोड़ी रिसर्च कर ली जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? सर्वेक्षण। क्या कहते हैं? सर्वेक्षण। तो वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण हो चुका है तथा उनकी गुणता व मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। फिलहाल देखा जाए तो इसमें कभी शामिल हो सकते थे, सुनिए, कभी शामिल होते थे कौन ऊर्जा? जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा। अब इसमें शामिल हुए और इसमें से किस में जा रहे हैं? संचित कोष में। भंडार क्या होते हैं? वे वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर सकती हैं, लेकिन तकनीक के अभाव के कारण उनका उपयोग नहीं हो पा रहा है, भंडार कहलाती है। यही था, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। लेकिन अब धीरे धीरे किस में जा रहे हैं सब? संचित कोष में। क्यों? क्योंकि भंडार का वह हिस्सा जिनका उपयोग तकनीक द्वारा वर्तमान में प्रयोग किया जा रहा है, संचित कोष कहलाते हैं। अब बताएं, जल किया जा रहा है, देखिए फिर से चारों देख लीजिए। संभावी संसाधन,
ऐसे संसाधन जो किसी प्रदेश में उपस्थित तो हैं लेकिन वे उपयोग में नहीं है, संभावी संसाधन कहलाते हैं। संभावी संसाधन कहलाते हैं। अगला, विकसित संसाधन, वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण हो चुका है तथा उनकी गुणवत्ता व मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। आज से 40-50 साल पहले जाइए, क्या जल विद्युत ऊर्जा का उपयोग हो रहा होगा? नहीं। ठीक है, 50-60 साल पहले नहीं होता था। तो उस समय वही संसाधन जल ऊर्जा किसमें था? विकसित, क्योंकि तब पता लगाया जा चुका था कि जल से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन हो सकता है लेकिन किया नहीं जा रहा था, और वह पता भी था कि बढ़िया से विद्युत उत्पादन कर सकते हैं। बढ़िया से विद्युत उत्पादन यानी उसकी गुणवत्ता भी पता चल गई थी और निर्धारण, उसकी मात्रा कितनी होगी निर्धारित की जा चुकी थी। जैसे आप बिजली का उत्पादन करते हैं तो किलोवाट निकलता है। क्या आता है? किलोवाट में। ठीक है, आप जब मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा विद्युत तो उसमें बताऊंगा। अब देखें, अब ध्यान दीजिएगा, तो सर्वेक्षण करके पता तो चल चुका है हाँ इससे विद्युत उत्पन्न हो सकती है, लेकिन नहीं की जा रही, तो इस समय वह कौन सा संसाधन है? विकसित। लेकिन जब इसी को यह भी पता लगा लिया गया तकनीक के अभाव कारण, उसी चीज को हम कहेंगे, वही चीज लगभग यह होती है, भंडार ही होती है लगभग, क्योंकि विकसित तो है, आपने पता लगा लिया लेकिन आप उपयोग ही नहीं कर पा रहे हैं, तकनीक ही नहीं है, तो विकसित संसाधन क्या कहलाएगा? भंडार कहलाएगा। वे वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर सकती हैं, जैसे जल विद्युत से हमें बिजली मिल सकती है, हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है, लेकिन तकनीक नहीं है, इस कारण हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो वह क्या कहलाएगा? भंडार कहलाता है। लगभग यह दोनों एक जैसे हैं, लगभग एक जैसे हैं। ठीक है, बस इनको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। हाँ, ढेर पुरान तनकी नया और फिर है और नया। संचित कोष क्या हो जाएगा? भंडार का वह हिस्सा जिनका उपयोग तकनीक द्वारा वर्तमान में प्रयोग किया जा रहा है, तो क्या कहलाएंगे? संचित कोष। संचित कोष। ठीक है, यह रहा आपका पूरा विकास के आधार पर संसाधनों का प्रकार। एक और लास्ट देखेंगे, यहीं पर समाप्त करेंगे। कौन सा आएगा आप? हाँ, थोड़ा सा और बात ना करें, कुछ देर के लिए और शांति से बैठे बस। समाप्ति के आधार पर बताएं, समाप्ति के आधार पर कितने प्रकार के? पहला नवीकरणीय, नवीकरणीय संसाधन, अंग्रेजी में बोलते हैं रिन्यूएबल। ठीक है, अब नवीकरणीय संसाधन से आप क्या समझेंगे बताइए? ऐसे संसाधन जो अमर हो, हाँ, तब जो समाप्त ना हो। ठीक है, ऐसे संसाधन जो समाप्त नहीं होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। वो दूसरी चीज है। ठीक है, उसको बाद में बताऊंगा लास्ट में, परंपरागत गैर परंपरागत। इसी को नहीं कहा जाता, इसमें से कुछ हिस्सा शामिल हो जाता है, ज्यादातर हिस्सा हो जाता है, इसीलिए कहा जाता है। ठीक है, वे संसाधन जो पुनः प्राप्त किए जा सके, जो पुनः प्राप्त किए जा सके, जो पुनः प्राप्त किए जा सके, वे संसाधन जो पुनः प्राप्त किए जा सके उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। बताएं, जैसे सबसे पहले तो यही लिखेंगे वन, क्योंकि बहुत पूछता है। फिर कौन लिखेंगे? मानव। फिर क्या लिखेंगे? जल, क्योंकि जल जितना है 70% क्या कभी कम हुआ 1% नहीं, तो जल भी एक कैसा संसाधन है? सूर्य। ये बाबू जल दूषित होता है, खत्म नहीं होता है। 70% जल है, कभी सुना पृथ्वी पर? नहीं, आज 65% हो गया। 71% है, 71% जल है, कभी आपने सुना कि नहीं 65% हो गया, बादी चल के 60% हो जाए? नहीं सुने ना। जल केवल आपका ना हमेशा जल चक्र होता है। अब यह आप आगे चलकर पढ़ेंगे कि जल चक्र चलता है। ठीक है, यह कभी कभी जाएगा आसमान में, फिर आएगा स्थल पर, फिर स्थल से महासागर में, महासागर से भाप बन के फिर कहाँ जाएगा, ऐसे उड़ता रहेगा, यह चक्र चलता रहेगा। ठीक है, ये बाबू वह ग्लोबल वार्मिंग पर डिपेंड करता है। पानी
अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन करेंगे, पहले तो बहुत बारिश होती है, अरे बारिश होने से मतलब क्या है, पनिया भाप भी तो बनेगा, कहीं हो रही होगी कहीं नहीं हो रही है, कहीं बाढ़ आ रहा है कहीं सूखा पड़ रहा है, तो आप अपने क्षेत्र के बारे में देख कर निर्धारित नहीं कर सकते ना कि पानी कहाँ। ठीक है, अगला बताएं, जैसे क्या हो जाएगा, जैसे लिख दिया। दूसरा क्या हो जाएगा, अच्छा बताएं पश किस में आएंगे, नवीकरणी क्या अनवीकरणी, नवीकरणी, याद रखेंगे। यही सब बहुविकल्पी में पूछा जाएगा, यही पूछता है, बहुत पूछता है। मानव को अक्सर लोग करके क्या आते हैं, अनवीकरणी, सोचते हैं कि मर गया तो कहाँ से आएगा, लेकिन एक ठी मानव रहता है, दूसरी छोड़ के जाता है। फालतू की बात ना करें, क्वेश्चन आए, अनवीकरणीय संसाधन। अब यहाँ पे एक बार और समझाता हूँ, जब तक क्लास चलेगी अब संडे की, कोई नहीं बोलेगा जब तक मैं पढ़ा ना लूँ। लास्ट में वीडियो बंद करूंगा, जितना क्वेश्चन रहेगा भर भर के पूछ लीजिएगा। अनवीकरणीय संसाधन, क्योंकि अब मैं रविवार की हर क्लास को रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है, और रिकॉर्ड करने के बाद इसे यूट्यूब पे भी डालना है। देखिए, अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। तो अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं, ऐसे संसाधन जो पुनः प्राप्त नहीं किए जा सकते। सुनिए, प्राप्त ये भी होंगे, अभी देखिए, लेकिन इनको बनने में फिर से क्या लगेगा, लाखों वर्ष लग जाएगा, लाखों करोड़ों वर्ष लग जाता है। ऐसा नहीं है कि प्राप्त नहीं होंगे, होंगे। अब बताइए, जैसे है इसमें कौन आते हैं, इसमें आते हैं जीवाश्म ईंधन के, कोयला है, पेट्रोलियम है, ठीक है, गैस है, यह सभी क्या है, अनवीकरणीय संसाधन। लेकिन क्या आप फिर से कोयला नहीं बना पाएंगे, बनेगा, लेकिन लाखों वर्ष बाद। हम ही लोग दबेंगे, पेड़ पौधे दबेंगे, कहीं प्रलय आ गई वो लोग दब जाएंगे, ठीक है, जमीन के अंदर कई फुट नीचे चले जाएंगे, और उसके ऊपर से क्या मिट्टी आ जाएगी, चट्टानें आ जाएंगी। उसके बाद वहाँ पर ना एक क्रिया होगी जीवाश्मीकरण की, और वही क्रिया के दौरान किसका निर्माण होता है, कोयला का, पेट्रोलियम का, डीजल का, ये सभी उसी में, पेट्रोलियम में ही डीजल आता, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, हम ही लोग बनेंगे, ठीक है, हम ही लोग कोयला बनेंगे, हम लोगों की हड्डियाँ क्या बन जाएगी, कोयला बन जाएगी, ठीक है, और हम लोगों का जो खून होगा वह क्या बन जाएगा, पेट्रोलियम बनेगा। ऐसा जो है निकल कर सब बनेगा, ठीक है। और सुनिए, यह जो है खून तो ऐसे समाप्ति हो जाता है, खून के बारे में नहीं डिस्कस करेंगे। तो अनवीकरणीय संसाधन ऐसे नहीं है कि प्राप्त नहीं किए जा सकते, किए जाएंगे, लेकिन कब, लाखों करोड़ों वर्षों बाद। तो वे संसाधन जिनको बनने में, जिनको पुनः बनने में लाखों वर्ष लगते हैं, या लाखों करोड़ लिख सकते हैं, लाखों वर्ष लगते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे जीवाश्म ईंधन, जैसे कोयला, जीवाश्म ईंधन में ही आ जाते हैं सब, कोयला, पेट्रोलियम, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, और क्या, प्राकृतिक गैस आदि कर लीजिए। आदि